वहीं अर्पिता घर जाकर अपने और प्रीत के लिए सारी आवश्यक चीजें एक कैरी बैग में पैक कर पानी की बोतल ले वहां से प्रीत की सारी फोटोज और डायरी ले घर के बाहर निकलती है, जहां यूवी उसे मिल जाता है। यूवी को देख अर्पिता बोली, हमें जाना होगा, इससे पहले कि शान हम तक पहुंचे हमें जाना होगा। वो किसी भी समय यहाँ आते होंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला है। हम हमारी वजह से उन्हें फिर से हर्ट नहीं करना चाहेंगे। आप हटिए। एक तरफ हटते हुए अर्पिता आगे बढ़ती है तो यूवी भी उसके पीछे चला आता है। वो उससे बोला, ठीक है, लेकिन अकेले क्यों जाना अर्पिता जी, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। पहले आप कहीं ठहर जाइए, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। यूवी, ये हमारा संघर्ष है, इसमें हमें अकेले ही लड़ना है। अर्पिता मिश्रा इतनी कमजोर नहीं है कि उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़े, ये बात आप अच्छे से जानते हैं ना? अर्पिता ने कहा, जिसे सुन यूवी बोला, जानता हूँ, इसीलिए सिर्फ साथ चल रहा हूँ ताकि आपका नया पता ठिकाना मुझे मालूम रहे, जिससे पूर्वी और मैं आपसे कभी भी मिलने आ सकें। आपसे बातों में हम उलझ गए ना तो शान यहाँ आ जाएंगे। चलो, अर्पिता ने कहा और वो प्रीत और अपना सामान दोनों संभाल कर वहां से निकल जाती है। वो मेन रोड से आकर टैक्सी पकड़ती है और नजदीकी स्टेशन के लिए निकलती है। वहीं शान युविका को साथ लेकर पूर्वी के घर पहुंचते हैं और घर में कदम रखते ही उन्हें अर्पिता के वहां ना होने का एहसास हो जाता है। तुम चली गई अपू, मेरा इंतजार और बढ़ गया, लेकिन अब ये इंतजार मुझसे और नहीं होगा। अब तो मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। हे ठाकुर जी, लगता है आपकी परीक्षाएं लेने का समय अभी खत्म नहीं हुआ है। और कहते हुए उनकी आंखें भर आती हैं, जिसे युविका ने देखा और उनका हाथ पकड़ नीचे बैठने के लिए बोलती है। और शान भरी आंखों से नीचे बैठते हैं तो युविका अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पहुंच उनके गले लग जाती है और कहती है, बड़ी माँ ने कहा था हमें चोट लगने पर रोने की जगह उस पर मलहम लगाना चाहिए, तो आपके भी अगर चोट लगी है तो मैं दवा लगा देती हूँ, अब रोना बंद कीजिए। और शान आंसुओं से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा चोट लगी थी, अब जल्द ही ठीक हो जाएगी। और मन ही मन सोचने लगे, अप्पू, ठाकुर जी ने मुझे तुम्हारे होने का संकेत दिया है, तो अब जल्द ही मिलवा भी देंगे। मेरे इंतजार का अब अंत होने वाला है। एक बार मिल जाओ, फिर देखता हूँ तुम कैसे अपनी मनमानी करोगी। इतने में शान ने युविका की ओर देखा और उससे बोले, चलिए मैं आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ देता हूँ। कहते हुए शान ने युविका को गोद में उठाया और वापस पहाड़ी की ओर चलने लगते हैं। और रास्ते में शॉप देख वो युविका के लिए चॉकलेट खरीदकर उसे दिला देते हैं। और वापस क्लिफ पर पहुंचकर शान पूर्वी से कहते हैं, पूर्वी, आपकी मैम थोड़ी जिद्दी है और ये आपकी प्रिंसेस बहुत प्यारी है, आप इन्हें देखिए, मैं अभी निकलता हूँ। और धन्यवाद नहीं कहूंगा क्योंकि आपने मेरी फैमिली का ध्यान रखा है, तो आपका उपकार है मुझ पर, शान ने कहा। और बिन पूर्वी का जवाब सुने वो वहां से चले जाते हैं। वहां से वो शिमला के लिए निकल जाते हैं। अर्पिता से एक छोटी सी मुलाकात ही उनके गंभीर चेहरे पर मुस्कान ले आती है। वहीं उसके साथ उनका बेटा प्रीत, जिसका नाम ही उनके नीरस मन में उमंग भर देता है। अर्पिता, ठाकुर जी ने तुम्हारे होने का संकेत दिया है, तो अब वही तुम्हें मेरे पास वापस भी लाएंगे। अब मैं शिमला में तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है तुम अब वहीं आओगी। इतने बरसों के इंतजार का अब अंत होने वाला है। सोचते हुए शान मुस्कुराने लगते हैं। वहीं अर्पिता युवराज और प्रीत के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर चल देती है। चुक चुक मम्मा, ये ट्रेन है ना? हम ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं? छोटे से प्रीत ने अर्पिता की ओर देखते हुए कहा, हम लोग एक नए घर जा रहे हैं प्रीत। अर्पिता ने जवाब दिया, जिसे देख प्रीत बोला, नए घर मम्मा? हाँ बच्चा। ओके मम्मा, प्रीत ने कहा और अर्पिता के पास वहीं बैठ जाता है और उसका फोन उठाकर चुपचाप चलाने लगता है। और प्रीत को व्यस्त देख युवराज अर्पिता से बोला, अर्पिता जी, ये गाड़ी शिमला जा रही है, तो शिमला में आपके जान पहचान का कोई रहता है क्या? नहीं युवी, अर्पिता ने कहा और खामोश हो गई। ओके, लेकिन मेरे एक दोस्त का दोस्त वहां रहता है, वो आपको रूम दिलाने में मदद कर सकता है, युवराज ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, जिसे सुन अर्पिता बोली, ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है। अर्पिता ने युवराज से कहा और ये जानने के लिए कि प्रीत इतना चुप क्यों है, वो उसकी ओर देखने लगती है। अर्पिता ने देखा कि प्रीत फोन की गैलरी में कुछ बड़े ही गौर से देख रहा है और ये देख अर्पिता ने उससे कहा, प्रीत बताइए, हमें इतने गौर से क्या देखा जा रहा है, दिखाइए तो। कहते हुए अर्पिता ने फोन हाथ में लिया, जिसमें प्रीत शान की फोटो बड़े ही ध्यान से देख रहा है। और अर्पिता के पूछने पर प्रीत बोला, मम्मा, ये तो वही अंकल हैं जो मुझसे वहाँ ऊपर मिले थे। और प्रीत की बात सुन अर्पिता थोड़ा हैरान हुई और बोली, आप इनसे मिले प्रीत? इन्होंने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं मम्मा, वो मैं इनसे टकला गया था और मैंने इनसे कान पकड़कर छौली बोल दिया। प्रीत ने अपने हाथों को घुमाते हुए कहा, जिसे देख अर्पिता बोली, ओके ठीक है प्रीत, तो अगली बार आप जब भी इनसे मिलेंगे तो इनके पैर स्पर्श अवश्य करना, ठीक है? ओके मम्मा, लेकिन मैं इनसे मिलूंगा कब? प्रीत ने कहा तो अर्पिता सोचते हुए बोली, जब ठाकुर जी की मर्जी होगी तब आप इनसे अवश्य मिलेंगी। अब बातें बहुत हो गई हैं, अब आप कुछ देर चुपचाप बैठकर अपने इस छोटे से दिमाग को आराम दीजिए। और हाँ, यहाँ से कहीं जाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर गए ना तो फिर घर पहुंचकर कॉफी नहीं मिलेगी। अर्पिता ने झिड़कते हुए प्रीत से कहा और फोन अपने बैग में रख खिड़की की ओर देखने लगती है। युवराज पूर्वी को कॉल कर उसके शिमला जाने की बात बताता है। वहीं शान प्लेन के जरिए शिमला एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहां से सीधे घर की ओर निकलते हैं।
घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में जाते हैं और मुस्कुराते हुए अर्पिता के पोस्टर की ओर देख कहते हैं, तो आखिर तुम मिल ही गई मेरी पगली। अब जब तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया है तो मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। अब तो मुझे उस पल का इंतजार है जब मैं तुमसे और अपने बेटे से मिलूंगा। प्रीत, कितना प्यारा नाम दिया है तुमने। तुमसे मेरी शिकायत अपनी जगह है और मेरा प्यार इंतजार अपनी जगह। शान ने कहा और मुस्कुराते हुए उसने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और शावर लेने चला जाता है। शान को आया देख चित्रा दरवाजे के पास आई और उसने अंदर झांक कर देखा और शान को वहां ना देख वो वापस पीछे चली आई और हॉल में बैठी हुई त्रिशा ने चित्रा का रिंग किया हुआ फोन उठाते हुए चित्रा को आवाज लगाते हुए बोली, मम्मा, घर से शोभा दादी का कॉल आ रहा है। और त्रिशा की आवाज सुन चित्रा हॉल में आई और त्रिशा से फोन लेते हुए शोभा से बात करने लगी। शोभा जी, चित्रा, मैं श्रुति और प्रेम के पापा कुछ दिनों के लिए शिमला आ रहे हैं। श्रुति का मन हो रहा है अपने भाई से मिलने का। जी आंटी जी, मैं प्रशांत जी से बोलती हूँ, आप बिल्कुल आइए, मुझे इंतजार रहेगा। चित्रा ने कहा तो शोभा जी बोली, हम लोग 2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, चित्रा ने कहा और वो फोन रख देती है। मम्मा, क्या दादी यहाँ आ रही हैं? त्रिशा ने पूछा तो चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ गुड़िया। ओके मम्मा, त्रिशा ने कहा और वो टीवी देखने लगती है। चित्रा फोन रख वापस शान के कमरे की ओर जाती है। शान शावर लेकर आ चुके हैं। वो आईने के सामने खड़े गुनगुनाते हुए अपने सिर को जोर से हिलाते हैं जिससे उनके बालों से पानी छिटक कर चारों ओर गिर जाता है और बाल बिखर कर माथे पर आ जाते हैं। चित्रा वहीं दरवाजे से खड़ी हुई शान की ओर देखती रहती है। उनके माथे पर बिखरे बाल, सांवला सा रंग, उस पर कसा हुआ आकर्षक शरीर, जिसे देख चित्रा मन ही मन सोची, इतने चार्मिंग हैं आप शान की एक बार अगर कोई आपके प्रेम में पड़ जाए तो उसका आपसे मोहभंग होना असंभव सा है। वहीं शान की नजर चित्रा पर पड़ती है जिसे देख वो बोले, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कोई काम था तो बोली, नहीं तो यूं दरवाजे पर मत खड़ी रहिए। शान ने आज बेरुखी से बात नहीं की। ये सोच चित्रा मुस्कुराई और बोली, वो शोभा आंटी जी का कॉल आया था, वो अंकल और श्रुति तीनों कल यहाँ पहुंच रहे हैं। ओके चित्रा, मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन ना लो, शान ने कहा और वो तैयार होने लगते हैं। तभी चित्रा की नजर बेड पर पड़े दुपट्टे पर पड़ती है जिसे देख उसका दिल एक पल को तो सहम जाता है। वो अटकते हुए धीरे से शान से पूछते हुए बोली, ये दुपट्टा किसका है प्रशांत जी? और शान ने बिन उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए बोले, पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी पगली का आंचल ऐसा है जिसे मुझसे उलझना पसंद है, ये उसी का है। मैंने कहा था ना कि वो जिंदा है और किसी ने नहीं माना, तो ये रहा उसके होने का सबूत जो मुझ पर मेरे ठाकुर जी की कृपा और विश्वास का परिणाम है। क्या कह रहे हो आप प्रशांत? अर्पिता जिंदा है? चित्रा ने दरवाजे का सहारा लेते हुए कहा जिसे देख शान बोले, चित्रा इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने कितनी दफा आपसे कहा है, शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं, अब सबको यकीन हो जाएगा कि मेरी पगली आ चुकी है और जल्द ही अब तक वो मुझ तक पहुंच ही जाएगी। इतने वर्षों बाद हम यूं ही नहीं मिले हैं। तो आपके चेहरे पर मुस्कान होने का ये कारण है? चित्रा ने पूछा तो शान बोले, कारण तो एक और है, लेकिन वो समय आने पर सबको खुद ब खुद पता चलेगा। ऐसा कहकर शान तैयार हो कमरे से बाहर निकल कुक को खाना निकालने के लिए बोलकर हॉल में त्रिशा के पास बैठ जाते हैं। वहीं ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। प्रीत सो चुका है जिसका सर अर्पिता ने अपनी गोद में रखा हुआ है। युवराज स्टेशन पर पानी लेने बाहर गया है। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? एक 22 साल की लड़की ने अर्पिता के पास खड़े हो उससे पूछा। अर्पिता ने अपनी नजरें खिड़की से अलग की और एक नजर उस लड़की पर डाली। उसने अपने चेहरे पर हिजाब पहन रखा है, आंखों पर बड़े से सनग्लासेस, एक हाथ में ट्रॉली बैग पकड़े तो वहीं दूसरे हाथ में एक महंगा फोन, उंगलियों में गोल्ड की ज्वेलरी और पैरों में हील वाले शूज। व्हाइट टॉप विद ब्लैक ट्राउजर्स पहने वो लड़की बालों को वॉल्यूम दिए वहीं खड़ी हो उसके जवाब का इंतजार करते हुए बोली, ओ हेलो, सिंपल सा जवाब मांगा है मैडम, इसमें इतना क्या सोच रही हो? ओ गॉड, अगर शिमला जाने की जल्दी ना होती तो मैं इस स्लो मोशन की रेलगाड़ी में कभी नहीं बैठती। टिया कुमार नाम है मेरा तो नाम ही काफी है लोगों के लिए। बड़बड़ाते हुए वो वहीं बैठ जाती है। वहीं अर्पिता ने उसे देखा और बोली, जरा संभाल कर बैठिए, बच्चे के नाजुक पैरों को लग ना जाए। ओ हेलो, संभाल कर तुम अपने बच्चों को रखो, फालतू का ज्ञान मुझे मत दो, टिया ने बदतमीजी से कहा और बड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर अजय, आज मैं आपसे मिलकर आपको अपना जुनून और प्यार दोनों साबित करूंगी। अर्पिता उसे देख मुस्कुराते हुए सोचती है, लड़की खूबसूरत है लेकिन इसका एटीट्यूड और बदतमीजी इसकी खूबसूरती को निखारने की जगह दबा रहे हैं। कुछ ही देर में युवराज भी आ जाता है और पानी की बोतल अर्पिता की ओर बढ़ा देता है। अर्पिता धन्यवाद कहते हुए बोतल रख लेती है। इतने में टिया ने अपना फोन निकाला और अपने डैड को फोन करते हुए बोली, डैड, मैं 1 घंटे में शिमला पहुंच रही हूँ, स्टेशन पर किसी को भेज देना, और फोन कट कर सॉन्ग सुनने लगती है। वहीं प्रीत उठते हुए बोला, मम्मा पानी। उठते समय उसका पैर टिया पर टच हो जाता है जिसे देख वो हेडफोन निकाल गुस्साते हुए बोली, ओह गॉड, कितना बदतमीज बच्चा है, उठने बैठने का मैनर ही नहीं सिखाई हो इसे, मेरी इतनी महंगी ड्रेस को अपने पैरों से गंदा कर दिया इसने। अर्पिता ने प्रीत की ओर देखा तो उसने टिया की ओर देख अपना एक कान पकड़ कहा, सॉरी। और टिया चिढ़ते हुए बोली, अबे सॉरी का क्या मैं टोकरा बनाऊं, सर पर से जाऊं, साहिल कहीं के।
टिया की बात सुन प्रीत ने थोड़ा सा दुखी हो अर्पिता की ओर देखा तो अर्पिता ने प्रीत को अपने पास गोद में संभाल कर बिठा लिया और उससे बोली, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है प्रीत। अगर कोई आपके सॉरी कहने पर भी बदतमीजी कर रहा है तो उसे ही बदतमीज समझकर इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है? ओके मम्मा। प्रीत ने कहा और वो पानी पीने लगता है। टिया ने जब से सुना तो वो तमतमाई और अर्पिता से बोली, तुमने टिया द लेजेंड को बदतमीज कहा? वहीं अर्पिता ने उसकी ओर देखा और बोली, जी बिल्कुल, हमने आपको बदतमीज कहा क्योंकि एक बच्चे से कैसे बिहेव किया जाता है ये आपको नहीं आता। पहले इसे सीखिए और फिर हमसे उलझिए। टिया गुस्साई और बोली, अगर तुम मुझे दोबारा मिली तो मैं तुम्हें देख लूंगी। देखने के लिए आपको दोबारा मिलने की क्या जरूरत है? हम 1 घंटे तक यहीं हैं, आराम से देखते रहिए, ठीक है? कहते हुए अर्पिता ने प्रीत के हाथों से गिलास ले उसे झटक कर सुखाया और वहीं एक और रख दिया और टिया गुस्से से उसे घूरती रह जाती है। टिया के यूं गुस्से में घूरने को अर्पिता ने इग्नोर किया। वो तो बस अपने बच्चे प्रीत से बात करने लगती है। टिया को इस तरह खुद को यूं उपेक्षित किया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन सोची, तुम्हारा एटीट्यूड तो बिल्कुल मेरे अजय की तरह है, लेकिन अजय पर एटीट्यूड जचता है, तुम पर नहीं। तुम्हें तो सबक सिखाना बनता है। टिया को नहीं पसंद कि कोई भी उसके अजय जैसा स्वभाव रखे या कोई भी उसके अजय के आसपास भी ठहरे। टिया अजय के प्रति आकर्षण के जुनून में बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसमें वो सही और गलत की भावनाओं में अंतर समझ ही नहीं रही है। उसका बढ़ना भी स्वाभाविक है। ये तो मानवीय स्वभाव है कि जहां उसे लीक से हटकर कुछ मिले तो इंसान का ध्यान बरबस उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जहां 4 वर्ष शान और अर्पिता एक दूसरे के पास होकर भी दूर रहे हैं, तो वहीं 4 वर्ष के अलगाव का जुनून टिया ने भी पाला है। जुनून में सही उसने वही किया जो मिस्टर अजय ने उससे कहा। टिया चारों ओर देखती है और फिर कुछ सोचते हुए झटके से खड़ी होती है और ट्रेन की चेन पुलिंग कर वहीं अपनी जगह बैठ जाती है। अर्पिता और युवराज ने उसकी इस हरकत पर घूरा तो टिया ने अपने दाएं हाथ की उंगली को अपने आगे कर अर्पिता के आगे करते हुए बोली, कहा था मैंने तुम्हें देख लूंगी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और ट्रेन झटके से रुक जाती है। अर्पिता ने उसकी ओर गुस्से से देखा और फिर कुछ सोचते हुए उसने प्रीत से कहा, प्रीत, मम्मा और प्रीत दोनों ऐसा करते हैं, आंखें बंद कर सो जाते हैं और बाहर कोई भी कुछ कहे आप कुछ कहना नहीं, हिलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ट्रेन में एक बैड अंकल आने वाले हैं, उनके हाथ में डंडा होगा, जिसे भी आंखें खोल देख लिया तो पिटाई कर देंगे, समझ गए आप? ओके मम्मा। प्रीत ने कहा और अर्पिता की गोद में सर रख फिर से लेट गया। वहीं अर्पिता ने अपनी हल्की शॉल उठाई और युवराज की ओर इशारा कर सोने का अभिनय करने को इशारा कर दिया। लगभग 20 सेकंड ही गुजर पाए होते हैं कि तभी वहां पुलिस के गार्ड के साथ एक टीसी भी आ धमकता है। कांड करने के बाद टिया मस्त अपने कानों में हेडफोन लगाए सॉन्ग सुन रही है और कंपार्टमेंट में सबको सोया देख पुलिस गार्ड सीधे टिया को धमकाते हुए बोला, ए लड़की, तुमने चेन पुलिंग क्यों की है? टिया ने तेज नजरों से उन्हें देखा और बोली, मैंने नहीं की है, इन्होंने की है। कहते हुए वो अर्पिता की ओर नजरें घुमाती है। उन्हें सोया देख वो हड़बड़ाते हुए कहती है, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, अभी तो ये सभी जाग रहे थे। और टिया की बात सुन टीसी बोला, जागी तो आप लग रही हो मैडम जी, क्यों दूसरों पर दोषारोपण कर रही हो? और टिया झल्लाते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, आई एम टिया कुमार एंड आई एम अ वेरी फेमस पर्सन इन म्यूजिक अकेडमी, गॉट इट? मैंने कहा इस लेडी ने चेन खींची है, ये यूं ही बहाना बनाकर सो रही है, आप इससे पूछो तो। और टिया की बात सुन हंसता हुआ पुलिसमैन चुप हो जाता है और अर्पिता को आवाज लगाते हुए कहता है, मैडम उठ जाओ, ये बताओ ये चेन पुलिंग क्यों करी? और अर्पिता ने जागने का अभिनय कर अपने चेहरे से शॉल हटाई और उन नींदी आंखों से दोनों की ओर देखा और बोली, क्या बात है सर, आप इस समय नागरिकों को क्यों परेशान कर रहे हैं? उसकी बात सुन पुलिस गार्ड बोला, इन मैडम का कहना है कि आपने बेवजह ट्रेन की चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी है। आपको पता है इससे ट्रेन हादसा भी हो सकता है। आपने इतने सारे नागरिकों के जीवन को संकट में डाल दिया है, अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। पुलिस गार्ड की बात सुन अर्पिता बोली, सर आपको किसी ने गलत सूचना दी है, यहाँ हम अपने बच्चे के साथ सो रहे हैं, भला हम क्यों बेवजह चेन पुलिंग करेंगे? पुलिस गार्ड बोला, बच्चा कहाँ है मैडम, यूं ही बचने के बहाने ढूंढ रही हैं? और अर्पिता ने अपनी गोद में सो रहे प्रीत की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चा ये रहा, और अब आप लोग किसी और को परेशान करो। अर्पिता की बात सुन टिया बोली, हाँ तो बच्चे को नीचे बिठाकर चेन पुलिंग नहीं की जा सकती क्या? टिया की बात सुन अर्पिता शांति से बोली, जरा आप ही करके दिखा दीजिए कैसे होती है। टिया उठी और खींचते हुए बोली, ऐसे ऐसे होती है चेन पुलिंग। अर्पिता ने गार्ड और टीसी से कहा, आपको आपका अपराधी मिल गया है, अब ले जाइए इन्हें, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, इनके दोबारा ट्रेन रोकने का? अर्पिता की बात सुन टिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो अर्पिता बोली, कहा था हमने कि हमसे मत उलझिए। गार्ड टिया की ओर देखता है, उन्होंने चेन पुलिंग की या नहीं ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपने अभी हमारे सामने ही चेन पुलिंग की है, तो अब अपराधी आप ही हैं, चलिए जुर्माना भरिए। टिया आंखें बड़ी बड़ी कर अर्पिता को देखती रह जाती है और अर्पिता उसकी ओर ध्यान न देख मुस्कुराते हुए प्रीत को देखने लगती है, जो आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा है। टिया उनसे बहस करते हुए बोली, बड़े अजीब हैं आप,
जिसने चेन पुलिंग की है उसे नहीं पकड़ रहे, बल्कि आप लोग एक इज्जतदार भारतीय नागरिक को परेशान कर रहे हैं। पुलिस गार्ड बोला, आप जितना देर करेंगे ये ट्रेन उतनी ही लेट होगी और आपका जुर्माना बढ़ता जाएगा। गार्ड की बात सुन टिया ने एक बार फिर अर्पिता को गुस्से में देखा और गार्ड से बोली, जुर्माना भरती हूँ। कहे वो अपना फोन निकाल ऑनलाइन पे कर उन्हें वहां से जाने को कहती है और खुद वहीं बैठ जाती है। वो अर्पिता को देखते हुए मन ही मन सोचती है, ये तो मिस्टर अजय से एक कदम आगे ही निकली है। वो शेर है तो ये सवा शेर। इसे सबक सिखाने गई और खुद की ही बेइज्जती करा बैठी। अब अगर ये भविष्य में कभी मिली ना तो इसे सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। वहीं युवराज अर्पिता की इस हरकत पर मुस्कुराने लगता है। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है और अपनी मंजिल शिमला के एक स्टेशन पर ही जाकर रुकती है। स्टेशन आ गया है और मिस्टर अजय, और अब आपकी लाइफ में टिया भी वापस आ गई है। सोचते हुए वो उठी और अपना सामान उठाकर ट्रेन से बाहर उतरती है। अर्पिता ने प्रीत को उठाया और सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाती है। युवराज, अर्पिता और प्रीत दोनों को लेकर वहां से स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं और स्टेशन से बाहर निकलते ही टिया को वहां एक गाड़ी खड़ी मिलती है। वो उसमें बैठ जाती है और अजय यानी शान के विषय में सोचते हुए आगे बढ़ती है। वहीं शान बरसों बाद चैन की नींद सो रहे हैं। त्रिशा शान के साथ ही होती है और शान के चेहरे पर सुकून और हल्की सी मुस्कुराहट दोनों ही नजर आ रही हैं। स्टेशन से निकलकर युवराज ऑटो करता है और शिमला की मॉल रोड की ओर चलने को कहता है। वो अपने दोस्त के किराए के कमरे तक पहुंच युवराज उससे मिलकर अंदर बैठकर सारी बातचीत करता है, जहां वो बताता है कि रेंट पर रूम मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ के मकान मालिक के एक रिलेटिव्स ने कुछ दिन पहले ही अंकल से किराएदार के लिए बोला था। मैं कल सुबह ही अंकल से इस बारे में बात करता हूँ। अगर सब ठीक रहा तो आप लोग वहाँ रह सकते हो। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। शान उठकर अपने रूटीन वर्क करते हैं और कुछ देर बाद वो बाहर आकर बैठते हैं। उन्हें फ्री देख चित्रा शान के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। शान ने जवाब दिया और टेबल पर रखा अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं। शान का मूड अच्छा देख चित्रा बोली, प्रशांत जी, जब आपको अर्पिता मिल गई थी तो उसे आप अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? अकेले क्यों चले आए आप? और शान ने अखबार नीचे रखा और एक गहरी सांस ली और फिर बोले, क्योंकि चित्रा, अभी उसका लुक्का छिपी का खेल पूरा नहीं हुआ है। अगर उसे वापस आना ही होता तो ये कदम क्यों उठाती? वो फिर से छिप गई है क्योंकि उसे लगता है कि हालात अभी भी पहले जैसे होंगे। माँ उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उसे लगता होगा कि मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला होगा और वो मेरे पास वापस आकर मुझे फिर से तोड़ना नहीं चाहती। क्या कहूँ, अब वो मेरी पगली है तो उसका थोड़ा सा पागलपन करना बनता है। अब वो वहाँ रुकती तब तो मैं बताता उसे कि अब सभी को उससे कोई शिकायत नहीं है। माँ तो बड़ी बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रही हैं। और एक वो है जो मुझे उसके शहर, उस शहर में होने का पता चला तो पगली फिर से शहर छोड़कर चली गई। इसलिए अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अब वो खुद मेरे पास आएगी। इतने वर्षों के बाद मेरी उससे मुलाकात यूं ही तो नहीं हुई है। शान ने कहा तो चित्रा भावुक होते हुए बोली, इसका अर्थ ये हुआ कि अब मुझे आपको टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे जल्द ही यहाँ से जाना होगा। कहते हुए चित्रा ने एक उम्मीद भरी निगाहों से शान की ओर देखा, इस उम्मीद से कि शायद शान उससे कुछ सकारात्मक जवाब दे। और शान ने उसके शब्दों में छुपे सवालों को समझ खामोशी से उसकी ओर देखा और फिर बोले, चित्रा, तुम मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह टोक सकती हो। इससे मुझे और ना ही अर्पिता को कोई परेशानी हो सकती है। और चित्रा सवालिया नजरों से शान की ओर देखती हुई बोली, इतना भरोसा है अर्पिता पर? हाँ चित्रा, उसका कहना है जहां विश्वास नहीं वहां प्रेम ठहर नहीं सकता। प्रेम का आधार ही विश्वास है। और चित्रा कुछ सोचते हुए बोली, अगर ऐसा है प्रशांत जी तो फिर मुझे भी आपके भरोसे को देखना है। जब आपकी अर्पिता आपके पास आ जाएगी तब सिर्फ एक दिन के लिए आप मेरे साथ होने का अभिनय करेंगे। सिर्फ एक दिन के लिए। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि क्या वाकई में आपका विश्वास इस योग्य है या यूं ही बोल रहे हो, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ दुनिया में कोई ऐसी पत्नी नहीं है जो अपने पति को उसकी सौतन के साथ देख सके। चित्रा की बात सुन शान ने गुस्साते हुए उसकी ओर देखा और उठकर वहां से जाने लगते हैं, जिसे देख चित्रा बोली, प्रशांत जी, क्या मेरे 4 वर्षों का समर्पण इस योग्य भी नहीं हुआ है कि आप बस एक दिन के लिए मेरे साथ होने का अभिनय कर सकें? वास्तविकता तो मुझे भी पता है और इसी वास्तविकता के साथ ही मैं अपने दोस्तों के विरुद्ध जाकर पिछले 2 वर्षों से आपके साथ एक नाम के रिश्ते में हूँ। क्या अब भी आपको मुझ पर इतना विश्वास नहीं हुआ है कि आप एक दिन यानी 12 घंटे के लिए अभिनय कर पाएं? और चित्रा की बात सुन शान के बढ़ते कदम रुक गए और बोले, चित्रा, बाकी सब भावनाएं आती हैं जाती हैं, लेकिन प्रेम की भावना एक ऐसी भावना है जो एक बार आने के बाद कभी जाती नहीं है, कभी बदलती नहीं है। अगर इस भावना में अपने प्रेमी का साथ मिल गया, फिर चाहे वो साथ झूठा ही क्यों ना हो, मन बावरा वास्तविकता भूल जाता है और उस झूठ को हकीकत समझकर जीने लगता है। और मैं तुम्हें कोई भी किसी तरह की उम्मीद नहीं देना चाहता, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द देती है। शान की बातें सुन चित्रा उठकर खड़ी हुई और चलकर उसके पास आई और बोली, प्रशांत जी, ये दर्द भी मुझे स्वीकार है, झूठ ही सही, लेकिन मैं वो झूठ सत्य में जीना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इससे आपका कुछ घट जाएगा। सब कुछ जानते हुए भी मैं इस राह पर चल रही हूँ जो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी कमजोर हूँ जो इस दर्द के साथ बह जाऊंगी। नहीं प्रशांत जी, मेरा यही एक तरफा प्रेम मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है जो कि मुझे टूटने नहीं देगा। चित्रा की बात सुन शान बोले, ठीक है, तुमने मुझे दिए इस निस्वार्थ समय के बदले पहली बार मुझसे कुछ मांगा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे मंजूर है चित्रा, शान ने कहा और वो वहां से चले जाते हैं। और शान के जाने के बाद चित्रा बोली, शुक्र है
इतने वर्षों में अब आप मुझसे अच्छे से बात तो कर रहे हो, नहीं तो इतने समय में 2 दिन पहले तक तो आप मुझसे कुछ बोलने से पहले भी कितनी बार सोचते थे। खैर, मुझे खुशी है कि आप दोनों की इस प्रेम कहानी में मुझे प्रेम को समझने जानने का मौका मिला। लेकिन अर्पिता के आने से अब आपके जीवन में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये सोचकर थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है प्रशांत जी। ये सच तो मैं हमेशा से जानती हूँ कि अर्पिता आपके साथ रहे ना रहे, आप इतने कमजोर नहीं हैं कि यूं ही किसी की बाहों में टूट जाएं। सोचते हुए चित्रा थोड़ी भावुक हो गई। उसने अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछा और त्रिशा के पास चली आती है।